दोस्तों, वो जमाना याद है जब मोबाइल मतलब सिर्फ नोकिया होता था। एक ऐसी कंपनी जिसकी बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती थी, जो हजारों बार गिरने के बाद भी बिना खरोंच के वैसे ही चलती रहती थी। हर किसी के दिल में बस एक ही भरोसा था, नोकिया। लेकिन क्या हुआ उस कंपनी का, जिसने एक वक्त पर पूरी मोबाइल दुनिया पर राज किया था? वही कंपनी अचानक जमीन पर क्यों आ गिरी? चलिए डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में आपकी हेल्प चाहिए। आपकी एक सब्सक्राइब किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असल में कहानी यही से दिल को छू जाती है। नोकिया ने अपने यूजर्स को वो भरोसा, वो ड्यूरेबिलिटी और वो सिंप्लिसिटी दी थी जो किसी और कंपनी ने कभी नहीं दी। लोग नोकिया के स्टर्डी डिजाइन्स और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के फैन थे। लेकिन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी भी बदलने लगी और लोगों की पसंद भी। अब लोग सिर्फ मजबूत फोन नहीं चाहते थे, उन्हें चाहिए था स्टाइलिश, स्लिम और सबसे बढ़कर स्मार्टफोन। और फिर आया 9 जनवरी 2007 का दिन, वो दिन जिसने मोबाइल इंडस्ट्री की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन दुनिया के सामने पेश किया। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये तो एक रेवोल्यूशन था जिसने फोन की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन नोकिया उस वक्त का राजा, उसने आईफोन को सीरियसली लिया ही नहीं। नोकिया को लगा कि ये बस एक और फोन है और उनके जैसे दिग्गज को कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन हकीकत कुछ और थी। लोग तेजी से टच स्क्रीन और एडवांस्ड फीचर्स वाले स्मार्टफोन की तरफ खींचते चले गए। नोकिया ने भी कोशिश की। 2008 में N97 लॉन्च किया। स्लाइडिंग कीबोर्ड, 5 MP कैमरा, GPS, सब कुछ उस दौर में यूनिक था। लेकिन टच स्क्रीन बेहद खराब थी, स्लाइड कीबोर्ड बेकार साबित हुआ और सबसे बड़ा धोखा था नोकिया का पुराना सिम्बियन OS। ये इतना आउटडेटेड था कि ऐप डेवलपर्स को इस पर काम करना किसी सिरदर्द से कम नहीं लगता था। जहां आईफोन और एंड्रॉइड पर हजारों ऐप्स मिल रहे थे, वही नोकिया के पास गिनती के ऐप्स थे। परिणाम साफ था, N97 बुरी तरह फेल हुआ। लोगों का भरोसा हिलने लगा और कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ एक साल में 74 बिलियन से गिरकर 57 बिलियन पर आ गया। एक ऐसी कंपनी जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया था, अचानक अपने ही घमंड और गलत फैसलों की वजह से पीछे छूट गए। दोस्तों, हालत ऐसे हो चुके थे कि कंपनी के अंदर सब कुछ नए सिरे से शुरू करने की जरूरत थी। इसी दौरान नोकिया ने एक बड़ा फैसला लिया। कंपनी को एक नए कप्तान की जरूरत थी और फिर आए स्टीफन इलॉप, जिन्हें एक चेंज एजेंट के तौर पर लाया गया। इलॉप ने आते ही एक ऐसी स्पीच दी जिसने पूरे नोकिया परिवार को हिला दिया। उन्होंने कहा, हम एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हमारे कंपेटिटर्स ने मार्केट को इतनी तेजी से बदल दिया है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने डेवलपर्स और कस्टमर्स को खींचकर अपने इकोसिस्टम में बंद कर लिया है और अगर हमने अब कदम नहीं उठाए तो हम खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर हर किसी का दिल बैठ गया, क्योंकि इलॉप ने साफ कर दिया था कि नोकिया का सिम्बियन अब मॉडर्न स्मार्टफोन वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। युद्ध अब सिर्फ डिवाइसेस का नहीं था, ये इकोसिस्टम का युद्ध था। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर्स और एप्लीकेशंस, सब कुछ इसमें शामिल था। यानी नोकिया को अपने सबसे पुराने साथी सिम्बियन को छोड़ना ही होगा। और यही आया वो मोड़ जिसने पूरी कंपनी की किस्मत बदल दी। इलॉप ने फैसला लिया कि नोकिया अब विंडोज OS पर काम करेगा। ये फैसला उतना ही रिस्की था जितना कोई कूदते हुए पुल से छलांग लगाना। लेकिन उम्मीद यही थी, शायद यही इकोसिस्टम नोकिया को फिर से खड़ा कर दे। नोकिया ने विंडोज OS के साथ अपने नए मॉडल्स लुमिया 800 और लुमिया 710 लॉन्च किए। कंपनी को उम्मीद थी कि ये नया खून नोकिया को फिर से आसमान तक पहुंचा देगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। विंडोज OS उस वक्त एप्पल और एंड्रॉइड के सामने कहीं टिक नहीं पा रहा था। सिंगल कोर प्रोसेसर तक सीमित रह जाना, ऐप्स की भारी कमी और इकोसिस्टम की कमजोर पकड़, सबने मिलकर नोकिया की उम्मीदों को तोड़ दिया। जो कंपनी कभी दुनिया के 50% से ज्यादा मोबाइल मार्केट पर राज करती थी, 2013 तक उसका शेयर सिर्फ 3% पर आ गया। इतिहास गवाह है, नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट का ये रिश्ता एक फेल्ड मैरिज से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। कई साल की मेहनत, कई मॉडल्स का लॉन्च, मार्केट पर कोई असर नहीं। लोगों ने नोकिया को पीछे छोड़ दिया और नए प्लेयर्स ने गेंद संभाल लिया। ऐसा लगा जैसे नोकिया का पूरा मोबाइल एरा खत्म हो चुका है। एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों के बचपन, यादों और भरोसे का हिस्सा बनकर राज किया था, अब बाजार से गायब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2014 में जब स्टीफन इलॉप की विदाई हुई, तब नोकिया ने एक नए कप्तान को बागडोर सौंपी
राजीव सूरी। सूरी कोई आउटसाइडर नहीं थे, वो 1990 से नोकिया का हिस्सा थे और उन्होंने नोकिया सीमेंस नेटवर्क NSN डिवीजन को मुनाफे में पहुंचाया था। यानी वो शख्स जो नोकिया की नस नस को जानता था। सूरी ने आते ही स्मार्टफोन के सपनों को पीछे छोड़ दिया और कहा, अगर हमें बचना है तो हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना होगा। और फिर नोकिया ने एक नया रास्ता चुना, नेटवर्क्स और 5G टेक्नोलॉजी। शायद ये रास्ता इतना फैंसी और ग्लैमरस नहीं था, लेकिन यकीन मानिए यही वो रास्ता था जिसने नोकिया को जिंदा रखा और फिर से खड़ा किया। राजीव सूरी का मानना था कि अगर नोकिया को फिर से अपनी पहचान बनानी है तो उसे वहीं जाना होगा जहां दुनिया का भविष्य है, 5G टेक्नोलॉजी। उनका विजन बहुत क्लियर था, अगर हम 5G में पहले कदम रखेंगे तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, यही हमारी असली ताकत बनेगी। इसी सोच के साथ नोकिया ने अपना पूरा फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पर कर दिया और नतीजा 2018 में नोकिया ने दुनिया को अपनी खास 5G चिप दी, रीफशार। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझो, ये चिप उन बेस स्टेशंस और एंटेनास में लगती है जो 5G सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। इसका काम है डेटा को इतनी तेजी से प्रोसेस करना कि लाखों डिवाइसेस एक साथ जुड़े और फिर भी स्पीड रॉकेट जैसी रहे। लेकिन रीफशार की बैंडविड्थ 84 GB पर सेकंड तक पहुंच सकती थी, जो उस समय बाकी चिप से 3 गुना तेज थी। सिर्फ यही नहीं, ये चिप 50% छोटी थी और 64% तक कम बिजली खर्च करती थी। यानी छोटा साइज, कम पावर और धमाकेदार स्पीड, परफेक्ट कॉम्बो। इन क्वालिटीज की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज जैसे AT&T, वोडाफोन और दर्जनों और जायंट्स ने नोकिया से पार्टनरशिप कर ली। सीधे शब्दों में कहे तो नोकिया टेक्नोलॉजी बनाता है और ये बड़ी कंपनियां उसे अपने नेटवर्क्स में इस्तेमाल करती है। 2020 तक नोकिया 100 से भी ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज के साथ काम कर रहा था और 2024 आते आते ये नंबर बढ़कर 300 से ऊपर पहुंच गया। आज की तारीख में नोकिया अकेले ग्लोबल 5G मार्केट का 29% हिस्सा अपने पास रखता है। यानी दुनिया के हर 100 में से 29 नेटवर्क्स नोकिया की टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। सोचकर देखिए, जिस कंपनी का रेवेन्यू कभी $12 बिलियन तक गिर गया था, वही 2022 में ऑलमोस्ट डबल होकर $26 बिलियन पार कर गया। और ये सब संभव हुआ सिर्फ एक आदमी के विजन और डेडिकेशन से, राजीव सूरी, जिसने हारती हुई कंपनी को फिर से खड़ा किया और साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो गिरकर भी उठना मुमकिन है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में कई दिनों की मेहनत लगती है। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, ताकि जल्द से जल्द इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।